तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हम लोग बनाने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसको आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो पिछला क्लास था हम लोगों का डस्ट ऑफ स्नो का पूरा एक्सप्लेनेशन था, जो पोइट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग पूरा का पूरा जो की एलिमेंट्स देख चुके थे कल, ठीक है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इसका। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इसके आगे चलते हैं। और मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अगर किसी का इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये सीरीज जो है इंग्लिश सीरीज शुरू से लेके अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है तो आप लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट करते बिना हम लोग आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कि पोएट क्या कहता है कि कौन सी चीज जो है वो पोएट का मूड जो है चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? और कैसे पोएट का मूड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है? A dust of snow is fine particles of snow that settle like dust on various objects during a snowfall. सबसे पहला क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो फाइन पार्टिकल्स होता है। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है बहुत अच्छे से। कोई अगर सीधे क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज देख रहे हो तो एक बार जाके क्लास करके आओ, ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो का जो है सबसे फाइन पार्टिकल यानी कि सबसे महीन कण होता है, दैट सेटल, जो कि क्या हो जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ स्नोफॉल। जब स्नोफॉल होता है तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या कर जाता है, कहीं भी जाके बैठ जाता है, धूल की तरह कहीं भी बैठ जाता है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ क्रो। इसके बाद देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? इसका आंसर क्या है? अ क्रो सीट ऑन अ हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट दैट हैज फॉलन ऑन हिम। ये कौवा जो है, क्रो जो है, वो कहाँ पे बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री में। और वो क्या करता है, वो जो हेमलॉक ट्री है उसमें बर्फ गिर के बर्फबारी होके उसमें बर्फ अटका हुआ था, है ना। और वो जो क्रो है कुछ मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो डस्ट है, वो क्या हो जाता है, वो जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वहां से होके गुजर रहे थे उनके ऊपर, कंधे के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। दिस लिटिल इंसिडेंट, ये जो छोटा सा घटना हुआ है ना, अबाउट अ सडन चेंज इन द पोएट्स मूड। तो यही जो छोटा सा घटना है ये पोएट का जो मूड है उसको पूरा का पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो क्या बोला गया, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज होने के बाद। नाउ द पोएट सेड मूड चेंज्ड, अब क्या हो जाता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है इनटू एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश मूड। तो ये घटना होने के बाद क्या हो जाता है, पोएट का मूड पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब उसका मूड कैसा है, एनर्जेटिक, और वो कैसा फील कर रहा है, रिफ्रेश मूड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? कि जो पूरा का पूरा कविता लिखा गया है नेचर पे ही तो लिखा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डज फ्रॉस्ट, कि कैसे जो फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, नेचर को, है ना। इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कैसे नेचर को दर्शा रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट द नेचर एज सुपीरियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, नेचर जो है उसको सुपीरियर यानी कि सबसे महान दर्शाते हैं। ही शोज द पावर ऑफ नेचर, वो क्या दिखाते हैं, पावर ऑफ नेचर, नेचर की जो क्षमता है उसको दिखाते हैं। वन लिटिल मूवमेंट ऑफ नेचर कैन चेंज नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। क्या, कि वो पावर ऑफ नेचर दिखाते हैं कि एक छोटा सा मूवमेंट नेचर के द्वारा, छोटा सा मूवमेंट नेचर के द्वारा किया गया अगर होगा तो वो नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो फ्रॉस्ट है वो नेचर को दर्शा रहे हैं इस कविता में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? कि वह कौन कौन सी पंछियां हैं जिनको अक्सर कविता में दर्शाया जाता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या तुम सोचते हो कि जो क्रो है उसको कविता में अक्सर दर्शाया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? क्या तुम्हारे दिमाग में छवि बनती है जब तुम एक क्रो, कौवे के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो आंसर क्या है, द बर्ड्स यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी और स्वीट सॉन्ग। कि जो बर्ड्स को कविता में इंक्लूड किया जाता है, जो पोएट्स बर्ड्स को कविता में दर्शाते हैं
वो किसके लिए जाने जाते हैं? उनकी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, है ना, उनकी स्वीट सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं कि वो पक्षियां जिसको दर्शाते हैं वो बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, दे इंक्लूड नाइट एंगल्स। अच्छा, कविताएं कवि जो है वो क्या करते हैं, पोइट्स वैसे बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, है ना, जैसे नाइट एंगल्स हो गया, ठीक है, कोकोज हो गया, रॉबिन्स हो गया, और क्या स्वैंस हो गया, यानी कि हंस को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर नाइटिंगेल्स को दर्शाते हैं, नाइटिंगेल बहुत मशहूर है वो गाना गाने के लिए, ठीक है। तो इन सभी जो पक्षियां इसको दर्शाते हैं। अ क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स बिकॉज इट इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इट इज अ सॉन्ग बर्ड। कि क्रो जो है उसको कभी दर्शाया नहीं जाता है कविताओं में, क्योंकि वह ना तो खूबसूरत है और ना ही वो सॉन्ग बर्ड यानी कि गाना गाने वाली चिड़िया है। द क्रो ब्रिंग्स द इमेजेस ऑफ इविल एंड इल ओमेन टू माई माइंड। तो क्रो को क्यों नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि द क्रो, जब भी क्रो को वो सोचती है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रो ब्रिंग्स द इमेजेस ऑफ इविल एंड इल ओमेन टू माई माइंड। कि क्रो जो है वो क्या दर्शाता है, बुराई, और क्या दर्शाता है जी, बुराई और जो अपशगुन होता है ना, बुराई और अपशगुन उस चीज को दर्शाता है। चलो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। कि हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन ट्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हेमलॉक ट्री क्या है, और जो पोएट है वो अपनी कविता में सुंदर सुंदर जो ट्रीज है, पेड़ है ना, उसको क्यों नहीं दर्शाया है हेमलॉक ट्री के अलावा, है ना। जैसे कि मैपल का पेड़ हो जाता है उसको भी दर्शा सकते थे, ओक का पेड़ दर्शा सकते थे और पाइन के पेड़ भी दर्शा सकते थे, ठीक है। लेकिन कवि जो है वो हेमलॉक को ही क्यों दर्शाया, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री जो है एक क्या होता है, पॉइजनस ट्री होता है। द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस एंड स्टिलनेस। तो पोएट जो है पहला स्टेंजा में क्या दर्शाना चाह रहे थे, कल हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि पहला स्टेंजा में वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, सैडनेस को दर्शाना चाह रहे हैं। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वहां पे क्या वो सेटिंग बने कि पूरा सैडनेस का सेटिंग बने, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है, हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, और पॉइजनस क्या होता है, सिंबल होता है ना, सिंबल होता है किसका, सैडनेस का। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, हेमलॉक ट्री का ही यहाँ पे यूज किया। इन सच एन एटमोस्फेयर, कि ऐसे जो दुख भरे वातावरण है उसमें मैपल ट्री, ओक ट्री और पाइन ट्री जो है उनका कोई प्लेस नहीं बनता, इनका मतलब कि उनका कोई स्थान नहीं बनता। अगर वहां पे मैपल, ओक और पाइन ट्री को वहां पे ऐड कर दिया जाता है तो शायद वो जो पॉइंट कन्वे करना चाहते थे इन्वायरमेंट बना के, वो शायद कन्वे नहीं हो पाता, और वो जो इन्वायरमेंट है वो भी क्रिएट नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या किया जाता है कि हम लोग ट्री को ही वहां पे दर्शाया गया था, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, क्रो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिंबल ऑफ डेथ बोलते हैं। हेमलॉक ट्री जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। और ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिविटी यानी कि सॉरो, दुख को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, ये जो क्रो है और हेमलॉक है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, देखते हैं अब। द क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ। क्रो जो होता है वो क्या होता है, सिंबल ऑफ डेथ होता है ना, यानी कि मृत्यु का एक संकेत होता है, सिंबल होता है। एंड हेमलॉक ट्री जो होता है वो क्या होता है, ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस यानी कि विषैला, टॉक्सिक ट्री होता है। और बोथ रिप्रेजेंट अ नेगेटिव बैकग्राउंड, और ये दोनों जो होता है वो क्या दर्शाते हैं, नेगेटिव बैकग्राउंड को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि ये किसको दर्शाते हैं, सौरों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज जो है 5 ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे है नहीं इस चैप्टर में से, ठीक है। ये जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है इसको वीवीआई करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखा गया है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर देखा गया है। चलो आज के लिए हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन और है नहीं। और जो सभी चैप्टर का एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू तो अभी बन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब खत्म हो जाएगा ना सारा चैप्टर, या तो लगभग 50% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो एमसीक्यूज के लिए मैराथन करवाया जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि सारा का सारा वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसका सेकंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, फायर एंड आइस। बाकी देखते हैं कि कौन सा शेड्यूल होता है अभी,